दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी वापस इमर्ज होती हुई दिखाई दी है। 1,35,000 पर सोने के भाव आ चुके हैं। चांदी की भी नॉन स्टॉप एक्शन लगातार बरकरार है। तो कहां जा रहे हैं भाव और अब नए टारगेट्स 2026 के लिए क्या निकल कर आ रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 7 हफ्ते के लोअर लेवल्स पर कच्चा तेल आ चुका है। प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करें यहां से गोइंग फॉरवर्ड, फंडामेंटल्स कैसे हैं, हर पर्सपेक्टिव से व्यू लेंगे। हमारे साथ कच्चे तेल पर बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तेनेजा बने हुए हैं। सोने चांदी पर चर्चा करने के लिए विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर और सीईओ महेंद्र लोनिया हैं। और स्ट्रैटेजीज पर हम बातचीत करेंगे निरुपम सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह से। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये मतलब सोने की जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, मतलब हम 1.5 लाख के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 के लिए। 1,35,000 के भाव तो अभी साल खत्म होने से पहले ही देखने को मिल गए। क्या 2 लाख हो जाएगा 2026 में फिर सोना? क्या नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 2026 के लिए? दीपाली जी, हमने भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतनी एक्सपेक्ट करी होगी। लेकिन जो अनसर्टेनिटी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उसके कारण है कि सोने के दाम आज 1,35,000 हमें एंड ऑफ 25 में दिखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि हम तो बात कर रहे थे 1,78,000 रुपए की द एंड ऑफ दिसंबर 2026। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्द आने की संभावना, क्योंकि डिमांड रुक नहीं रही है। कहीं न कहीं काफ़ी सारे इश्यूज़ उभर कर आ रहे हैं। जैसे जापान चाइना का भी फिर से एक बार यानी कि सामने आया हुआ इश्यू है। उसके साथ अगर आप देखते हो कि इज़राइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं हुई, फिर से चालू होने जा रही है। और ये सभी चीज़ें एक-एक करके आ रही है। साथ में अगर आप देखते हो कि यूएस का जो इश्यू है डेब्ट का 38 ट्रिलियन का, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्द ट्रिगर होने की संभावना सामने आ रही है। जैसे कुणाल भाई ने उनके एक इंटरव्यू में बताया था कि ये ट्रिगर कब होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब होगा तब गोल्ड की रैली बहुत तेज़ी से भागेगी। और मुझे लगता है कि यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यूएस डेब्ट का ट्रिगर होने जा रहा है। इसी कारण शायद गोल्ड में बहुत ही तेज़ी आ रही है। हो सकता है कि 1,78,000 के रेट हमें मिड ऑफ 26 में देखने को मिल सकते हैं। 1,78,000 मिड 2026, इंटरेस्टिंग। 1.5 लाख तक के लक्ष्य मान के चल रहे थे, ऑलरेडी वो लक्ष्य बढ़कर अब 1,78, 1,80 तक तो आ चुके हैं और इनफैक्ट चर्चाएं तो 2 लाख तक की शुरू हो गई हैं। अच्छा, अगर जो भाव अभी है या जो भाव आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, मांग पर कुछ इम्पैक्ट डालेगा क्या? एग्जिस्टिंग डिमांड सिनेरियो कैसा देखने को मिल रहा है, स्पेशली वेडिंग सीजन के दौरान? सरप्राइजिंगली दीपाली जी, जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसमें डिमांड काफ़ी सारी है। लेकिन साथ ही अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू देखते हो, तो डिजिटल गोल्ड में बहुत तगड़ा फ्लो आ रहा है। हमने इतना एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। 200% का हमारे पास बुकिंग बढ़ा हुआ है। अगर आप देखते हो कि गोल्ड में, और एक चीज़ मैं एक रिपोर्ट हाल ही में देख रहा था कि चाइना में भी डिजिटल गोल्ड में, जो वहाँ पर की सरकार ही इश्यू करती है, 85,000 किलो का उनके पास बुकिंग हुआ है। अगर आप यही चीज़ अगर हमें रिफ्लेक्ट करती है इंडिया में, तो देखते हो कि यहाँ पर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि इसे सिर्फ आप बुलियन मत पकड़िए, सिर्फ ईटीएफ मत पकड़िए। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो डिमांड बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि और भी कोई अदर एसेट लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है गोल्ड के अलावा, और इसी कारण गोल्ड में बहुत ही तेजी आ रही है। ओके ओके। अच्छा, फिर 2 चीजें और महेंद्र जी यहाँ पर क्विकली, अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस फिजिकल बाइंग डिमांड को कंपेयर करें, तो कितना परसेंटेज गेन या कितना परसेंटेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है? फिजिकल में थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन डिजिटल में काफ़ी सारा ओके। हुआ है। अगर आपने देखे रहेंगे ईटीएफ के भी आंकड़े अगर देखे रहेंगे, तो आई थिंक सो वहाँ पर भी 40,000 किलो की, यानी कि 4,000 टन की डिमांड निकल के आई हुई है। कुणाल, आपकी राय क्या है भाव को लेकर? और मुझे याद है 2025 की शुरुआत से पहले आपने कहा था कि मोमेंटम दोनों में रहेगा, लेकिन चांदी आउट परफॉर्म करेगी और उसी तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला। अब ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल भी है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2026 में सोने चांदी के भाव आप कहाँ देख रहे हैं? ऑलरेडी जिस लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से भी पैसा बनने का मौका है अगर 1 साल का व्यू लेकर चलें तो?
देखिए, वर्ल्ड की जो डेट प्रॉब्लम है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जापान में हमने देखा है बॉन्ड डील 10 साल की और 30 साल की 25 साल के हाई के पास ट्रेड कर रही है। यूएस में भी बॉन्ड डील बढ़ रही है और जापान अपनी बॉन्ड डील कम करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बेचेगा यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी में, तो और यूएस की बॉन्ड डील बढ़ जाएगी। ये साल, पिछले साल जब यूएस में लॉकडाउन लगा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024, तो वो टाइम से लेके ये लॉकडाउन, मतलब अभी जो ये ओपन हुआ, तब तक यूएस की डेट बढ़ी है $2.3 ट्रिलियन से। सो अभी ये फिर से लॉकडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन अभी ओपन होके ये फिर से एक साल के अंदर यूएस की डेट हो जाएगी रफली अराउंड 41-41.5 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसे ही अगर डेट बढ़ती रहती है, ऑलरेडी फेडरल रिजर्व ने रिवर्स रेपो ऑपरेशन करके सिस्टम में लिक्विडिटी डालना चालू कर दिया है। यूएस के डेटा खराब आ रहे हैं। सो जो डेवलप्ड नेशंस है जैसे यूएस, जापान, यूरोप, या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरे पास आज सेफ्टी के लिए है क्या? मैं यूएस के बॉन्ड में पैसे नहीं डाल सकता हूं। तो फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो गोल्ड ऑलरेडी 65% रिटर्न दे चुका है, पर फिर भी ये लेवल पे भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। लोगों के पैसे कोई दूसरे एसेट क्लास में बन नहीं पा रहे हैं और आगे जाके अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो येन कैरिटेड अनवाइंड होगा तो क्या होगा वर्ल्ड का? तो आज सिर्फ मोमेंटम आ रहा है गोल्ड में, सिर्फ गोल्ड में, सिल्वर में, हार्ड कमोडिटी में जैसे कॉपर, जितने भी कमोडिटीज है इस पे बाइंग आ रही है। बिकॉज आगे जाके अगर पैसा छपने वाला है, आगे जाके अगर तेजी से इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो आपके पास इंश्योरेंस क्या है? ये सब, अगर डॉलर 10% डिप्रिशिएट हो जाएगा तो आपके पास इंश्योरेंस क्या है उसका? तो गोल्ड ही सब इमर्ज होके आ रहा है। सो सेंट्रल बैंक की ये साल एज कंपेयर टू लास्ट साल 100-150 टन अगर बाइंग कम होगी, तो सामने इन्वेस्टमेंट डिमांड और 200 से 300 टन और बढ़ गई है। सो इन्वेस्ट दिस इज अ टोटल इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्रिवन रैली। सेंट्रल बैंक तो है, बट आई थिंक दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ ETFs where investors have again, after 4 years, 3 years, 4 years, we are seeing कि ETF में जो मैसिव इन्फ्लो आ रहा है। तो मैं अभी भी गोल्ड में रिकमेंड करूंगा, बने रहिए। ये साल के एंड तक 4400 और 4450, और नेक्स्ट साल कंजर्वेटिवली 46-4700 तक के लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है। 46 यानी 1,46,000 की आप बात करें 2026 के लिए? Yes, because I am after giving 65% रिटर्न, हमें हमारा रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर देना चाहिए लॉजिकली। Moderate करनी अभी होता क्या है, okay. तेजी में तेजी की बातें होती है। सो मैं मंदी नहीं कहूंगा, बट हमको हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए। मॉडरेट करना शायद चाहिए। ओके 50%, 60% रिटर्न नेक्स्ट साल ना आ पाए। ओके, फेयर एनफ। और इनफैक्ट इसीलिए मैंने आपसे कहा भी कि क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑलरेडी 1,35,000 पे सोना ट्रेड कर रहा हो, कि यहाँ से और कितना पैसा बन पाएगा, नया निवेश करें ना करें, भारी भरकम निवेश करें या थोड़ा स्टैगर्ड वे में करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इंपॉर्टेंट था। लेकिन कुणाल, आपसे आगे सिल्वर पर भी बातचीत करेंगे। क्विकली अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने 7 वीक्स के लो पर कच्चे तेल के प्राइसेस ट्रेड होते हुए देखे। एक हफ्ते में प्राइसेस हमने पिछले हफ्ते देखा 4% का स्लाइड इंटरनेशनल मार्केट्स में रहा। हालांकि अगर आज के सेशन में ट्रेड देखेंगे तो प्राइसेस थोड़ा सा संभल कर कारोबार कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बखूबी फंडामेंटल्स और कच्चे तेल की चाल को समझते हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो दो तरीके की सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रही है। एक तरफ ओवर सप्लाई कंसर्न्स प्लस रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस स्टॉक की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म भी है मार्केट में, कॉशन भी है, जिसने प्राइसेस में प्रेशर डाला है। दूसरी तरफ वेनेजुएला और यूएस के बीच में जो टेंशन है वो फर्दर एस्केलेट हो सकती हैं, तो वो पोटेंशियल सप्लाई डिस्रप्शन की भी चर्चा हो रही है। तो इन दोनों तरफ के जो न्यूज फ्लो हैं, इन्हें आप कैसे रीड करते हैं, समझते हैं, और क्या इम्पैक्ट देखते हैं भाव पर फर्दर? देखिए, सप्लाई साइड में तो कोई बड़ी ऐसा अभी वो नजर नहीं आ रहा है कि वेनेजुएला वो ऐसी सिचुएशन है जिसको मार्केट जो है काफी हद तक फैक्टर इन कर चुकी है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल जो है बड़ी भारी मात्रा में बाजार में काफी समय से नहीं आ रहा। स्थिति लगभग वहां भी ईरान जैसी बनती जा रही है और मार्केट उसको एडजस्ट कर चुकी है। तो चाइना से हालांकि अच्छा डेटा निकल करके आया है कि उन्होंने यहाँ वहाँ डिमांड बढ़ी है, खपत बढ़ी है, वो स्टोरेज भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेंड है, जो बाजार है, वो अब देख रहे हैं कीमत नीचे जा रही है। दरअसल कीमत नीचे नहीं जा रही है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से देखें तो आज की तारीख में तेल की कीमत वो $57 और $58 पर बैरल से ऊपर होनी नहीं चाहिए ब्रेंट की।
इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर जो भी है वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, मुख्यतः है वो जो है यूक्रेन का प्रीमियम है, जो वहाँ की सिचुएशन बनी है और जो सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब जैसे जैसे आप बाजार को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब बिल्कुल एडमेंट हैं कि वो शांति करा के मानेंगे और काफी हद तक उनसे रूस से तालमेल हो रहा है। बीच में सिर्फ जो है वो जेलेंस्की साहब आ रहे हैं और पश्चिम यूरोप आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जो बर्लिन में टॉक्स हो रही है कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो पटरी पे आने लगा है, अर्थात अपना जो उनका अड़ियल रवैया था उसमें नरमी दिख रही है। तो जो कीमत जिसकी आपने चर्चा करी कि नीचे गई, ये बाजार उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है वो हट रहा है और जो वापस जो है उस तरफ जा रहा है जो कि एक्चुअल में कीमत होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कीमत $57-58 पर बैरल से ऊपर होनी नहीं चाहिए डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल के हिसाब से। और जैसे जैसे शांति वार्ता में अगर तरक्की होती है और वास्तव में कोई पीस अकॉर्ड हो जाता है तो कीमत जो है वो $60 से नीचे जाएगी, 58-57 के आसपास आएगी। कम से कम आज के नजरिए से उसको जो देखा जाता है। अब बहुत सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाए, सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, गैस डिसरप्शन हो जाए, डिमांड यूरोप और विकसित बाजारों में तेल की और ईंधन की बढ़ जाए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन आज की स्थिति में जो कीमत रिफ्लेक्ट कर रही है वो ये कि बाजार इस बात को लेकर के मानने लगा है कि कहीं ना कहीं शांति का यूक्रेन को लेकर के कुछ समझौता जल्दी हो सकता है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया तनेजा जी आने के लिए शो में और समझाने के लिए पूरी स्थिति और लाइकली इम्पैक्ट। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के भाव को? जी, मुझे यहाँ पे कहीं भी $2-3 में बॉटम होता हुआ लग रहा है। कच्चा तेल इन्वेस्ट करने लायक कमोडिटी है ये टाइम पे। सभी वेस्टर्न जो इकोनॉमीज है उनका, अगर आप चाइना, यूएस, सबका आप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व देखोगे, जो रिजर्व वो लोग स्टोर कर वो ऑल टाइम लो लेवल्स पे है। अभी वो लोग $55 पे वो रिजर्व बिल्ड नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सो यहाँ से मैक्सिमम $2 या $3 की गिरावट आ सकती है। स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, $2-3 नीचे आता है, धीरे धीरे पोजीशन एक्यूमुलेट कीजिए। जब कमोडिटी में तेजी आएगी तो कच्चा तेल भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा। सो अगर आप ये $56-57 में WTI लेते हो तो आपको कहीं $63-64 में बेचने मिलेगा। 1-2 रोल करना पड़ेगा, बट मेरा फंडामेंटल ध्यान ये लेवल से कच्चे तेल में मंदी का नहीं है। ओके ओके, अच्छा, क्विकली कुणाल, एक राय आपकी चांदी पर भी, क्योंकि चांदी पर आपका व्यू नहीं मिला। चांदी को लेकर 2026 के लिए आउटलुक क्या है आपका? देखिए, ओवरऑल सिल्वर में आप देखेंगे, रशिया ने जैसे गोल्ड के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल निकाला है, ऐसे सिल्वर के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना भी कंट्रोल डाल सकती है। सो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, और ऐसा अगर कुछ भी होता है, यूएस क्रिटिकल मिनरल लिस्ट पे सिल्वर को डाल के बैठा है, और चाइना अगर एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करके रखता है अपनी सिल्वर को, तो सिल्वर में बहुत बड़ी मंदी होने की जगह नहीं है। $60, $58 मैक्सिमम डाउनसाइड आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आएगी। ऊपर में फर्स्ट $65 और उसके बाद $70-72 उधर तक चांदी जा सकती है। सो अभी भी कोई फंडामेंटल मंदी के नहीं है और डिप पे बाय करने का ही व्यू है, और नेक्स्ट साल $72 के कंजर्वेटिव टारगेट आप रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर पर और गोल्ड पर, कच्चे तेल पर भी हमने चर्चा की। महेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया सोने पर इनफैक्ट खास तौर से व्यूज देने के लिए, किस तरीके के डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कुणाल शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे, फिर वापस आते हैं।